हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपके लिए एक न्यू क्लास स्टार्ट की है जो आपको सुबह रोजाना 6 बजे से 8 बजे के बीच में मिल जाया करेगी। सुबह के नाश्ते के रूप में आपको ये क्लास मिला करेगी, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के टॉप मिक्सचर क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको वन लाइनर, ऑप्शन टाइप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए 2021 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। मेरा जो टारगेट है वो भी हम आपको बता देते। हम आपको इस क्लास में लगभग 1000 क्वेश्चन कराएंगे। टॉप 1000 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। 1000 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं, कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं है। तो बहुत क्वेश्चन, जब 1000 क्वेश्चन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिक्सचर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी इससे हो सकेगी। तो इस क्लास को बिल्कुल भी अब स्किप नहीं करें। रोजाना जो भी हम डालें उसे देखते हुए चलें और नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलें। ये आज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम आपके लिए डाल चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहां पर हमने आपको कराए हुए हैं। एक टारगेट हमारा भी है, ध्यान से सुन ले, थोड़ा वीडियो को स्किप नहीं करें प्लीज। टारगेट हमारा क्या है, हम आपको 1000 क्वेश्चन कराएंगे। तो प्लीज इस चैनल को थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप ही सपोर्ट करोगे तभी ये आगे बढ़ेगा। आपके बिना कुछ नहीं होगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप ये थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो 1000 सब्सक्राइब जितनी जल्दी हो जाएंगे हमारे, उतनी जल्दी आपकी लाइव क्लास चलने लगेगी। तो थोड़ा प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करो जिससे आपकी लाइव क्लास चलने लगे बस। तो टारगेट हमारा 1000 क्वेश्चन का है और आपका टारगेट है 1000 सब्सक्राइब का। जितनी जल्दी हो सके प्लीज कर दीजिएगा जिससे आपकी लाइव क्लास आपके लिए ही चलने लगे, ठीक है। तो अब शुरू करते आज के क्वेश्चंस को। कॉपी पेन लेकर बैठना और जो भी हम आपको बताएं उसे लिखते हुए चलना। मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको दो दो क्लास दे रहे हैं, तो आप भी मेहनत करो मेरे साथ जिससे आपका सिलेक्शन 2021 में 100% हो सके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। प्रोटीन और आरएनए का निर्माण कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में होता है। प्रोटीन और आरएनए का निर्माण कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में होता है। कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल, जिन्होंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा होगा पहले से, उनको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती होंगी। और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए शाम की क्लास जो बायोलॉजी की हमारी चलती है उसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ही स्टार्ट करने वाले। नया चैप्टर हमारा ये है जो आपको शाम की क्लास में मिलेगा। बायोलॉजी वाली में सेकंड क्लास जो हमको डालते उसमें ये चैप्टर आपको मिलेगा। तो आप वहां पर बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ तैयार कर सकते हो। जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तब भी आप ये चैप्टर अच्छे से सीख सकते हो हमारे साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो देखो, प्रोटीन और आरएनए का निर्माण जो होता है वो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में होता है, तो वो आपका जीवन प्रावस्था में होता है। जीवन जो प्रावस्था होती है, जीवन जो स्टेज होती है, उसमें इसका निर्माण होता है। किसका? प्रोटीन और आरएनए का। प्रोटीन और आरएनए का, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब बात करते हैं, देखो इसकी 4 प्रावस्था होती हैं जो आपको पता होगा। एक जीवन होती है, एक एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था और एक एम प्रावस्था। ये क्या होती है ये हम आपको वही चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपका, क्योंकि अभी मुझे आगे समझाना ही है, तो क्यों बार बार आपको टाइम वेस्ट किया जाए। तो वहीं पर आप लोग सीख लेना क्या होता है जीवन, क्या होता है G2। यहाँ पर सिर्फ इतना नोट कर लें, जीवन प्रावस्था। जीवन प्रावस्था डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन और आरएनए का निर्माण कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में होता है, तो वो आपका जीवन प्रावस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही डिटेल से हम आपको बता देंगे जिससे आगे कभी भी आपको स्टीफन के नियम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो भी बताएं उसे नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है। तो देखो स्टीफन का नियम क्या है। स्टीफन के नियम से आपके एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो देखो स्टीफन का नियम सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टीफन का पूरा नाम क्या है। तो स्टीफन का जो पूरा नाम है वो जोसेफ स्टीफन है। क्या है? इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? जोसेफ स्टीफन है। जोसेफ स्टीफन ने एक नियम दिया था, वो कब दिया था?
तो 1879 ईस्वी में इन्होंने ये नियम दिया था। जो स्टीफन का नियम आया है वो कब इन्होंने दिया था? स्टीफन नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 1879 ईस्वी में इस नियम को इन्होंने दिया हुआ था। अब बात करते हैं स्टीफन का नियम है क्या, कैसे। तो देखो स्टीफन का जो नियम होता है वो आपका होता है ई समानुपाती या अनुक्रमानुपाती टी पे घाते 4, टी पे घाते 4। ठीक है, अब हम आपको बहुत ही डिटेल से इस क्वेश्चन को बताएंगे जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। अब ई क्या यहाँ पर है? तो ई का मतलब यहाँ पर आपको पता होगा ऊर्जा है। क्या है? ई का मतलब जो यहाँ पर है वो क्या है? ऊर्जा है। और टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब यहाँ पर है ताप। आपको पहले से टेम्परेचर पता होगा। अब देखो स्टीफन का नियम, ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से स्टीफन का नियम कौन सा है, तो आप याद कर ले, दिमाग में आज ही फिट कर ले। ई समानुपाती टी पे घाते 4, ई समानुपाती या अनुक्रमानुपाती टी पे घाते 4। अब इसकी डेफिनेशन क्या है तो वो भी ध्यान से सुन ले, नोटबुक पे नोट डाउन कर ले जिससे आपको पता लग जाए। डेफिनेशन इसकी है, किसी भी पृष्ठ के द्वारा या किसी भी एकांक क्षेत्रफल के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा ऊर्जा का, ऊर्जा क्या है? ई, ऊर्जा का जो मान है वो परम शून्य ताप यानी टी, परम शून्य ताप के चतुर्थ घात, कौन सी घात? चतुर्थ यानी 4 घात है, उसमें कितनी घातें चढ़ी हुई? 4, चतुर्थ घात के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी भी पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा ऊर्जा का जो मान होता है वो परम शून्य ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। इसे ही स्टीफन का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, वो ध्यान से सुनना। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि स्टीफन नियतांक का मान क्या होता है, उसका सूत्र यानी उसकी विमा क्या होती है और उसका मात्रक क्या होता है। ये ध्यान से सुनना, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? देखो हम आपको बताते हैं। हमारा फॉर्मूला जो स्टीफन नियम है वो क्या है? ई समानुपाती टी पे घाते 4। अब ये समानुपाती का जब निशान हटाएंगे तो क्या होगा? ई समानुपाती, जो ई होगा, ई बराबर समानुपाती की जगह पर हमारा एक सिग्मा होता है वो चिन्ह आ जाएगा, ये सिग्मा का चिन्ह है। और टी पे घाते 4, टी पे घाते क्या हो जाएगा? 4। अब ये सिग्मा का आपसे मान पूछा जाता है। जो सिग्मा है इस सिग्मा को कहते हैं स्टीफन नियतांक। इस सिग्मा को क्या कहते हैं? स्टीफन नियतांक कहते हैं। सिग्मा को क्या कहते हैं? स्टीफन नियतांक। पूछा जाता है स्टीफन नियतांक का मान क्या होता है। स्टीफन नियतांक है वो सिग्मा होता है। अब इसका मान कितना होता है और इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आपको मात्र मान बताते हैं। तो जो सिग्मा होता है जिसे हम स्टीफन नियतांक कहते हैं उसका जो मान होता है वो मान होता है 5.67 गुणे 10 की पावर -8। और इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, सॉरी विमा ने, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो जूल, नोट कर लेना, जूल मीटर स्क्वायर। ये कैसे आता है वो भी आपको पता लग जाएगा, यदि आपने पढ़ा होगा पहले से तो पता भी होगा आपको। जूल मीटर स्क्वायर सेकंड, सेकंड और टी केल्विन पे घाते 4 यानी केल्विन पे घाते 4। तो ये इसका क्या होता है? मात्रक होता है। किसका? सिग्मा। जो स्टीफन नियतांक है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन पे घाते 4। इसका मान कितना होता है? तो 5.67 गुणे 10 की पावर 8 इसका मान होता है। ठीक है, इसकी बीमा क्या होती है? तो इसकी बीमा हम आपको डायरेक्ट बता देंगे, यदि आप बताओ तो हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से इस क्वेश्चन को और समझा देंगे। क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना ही सीखना है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक याद कर ले, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन पे घाते 4। और इसका मान क्या होता है तो वो भी याद कर लीजिएगा। इसका जो स्टीफन नियम है वो क्या है आपका? तो ई समानुपाती टी पे घाते 4। आप देखो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोटबुक पे नोट डाउन कर ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको टाइम देते हैं। ओके, ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि इस जो ये सिग्मा है, इस सिग्मा की बीमा क्या होती है। सिग्मा की बीमा क्या है? स्टीफन नियतांक की बीमा क्या होती है? तो इसकी जो बीमा तो निकल के आती है वो एम एल की पावर 0 और टी पे घाते -3, नीचे लिखते हैं हम, सॉरी, एम पे घाते 1, एल पे घाते 0 और टी पे घाते -3, टी पे घाते -3 और के पे घाते -4, के पे घाते -4। इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। तो क्या है? एम पे घाते एम एम एल
पे घाते क्वेश्चन है, टी पे घाते -3 और के पे घाते -4। ये इसकी सिग्मा, जो सिग्मा होता है इसका, ये बीमा होता है, बीमा होती है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे निकल के आता है वो भी आपको पता लग जाएगा। यदि आप बताओ तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा खराब हो रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी, यहाँ वानिकी लिख लेना। भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये देखो, जो स्थित है वो कहाँ पर है आपकी, तो ये देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून, यानी कि उत्तराखंड की जो राजधानी होती है देहरादून, तो ये देहरादून में है। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड, जो यूके है हमारा, जो राज्य हमारा, उसकी राजधानी, जो कैपिटल है वो देहरादून है। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान जो परिषद है वो आपका देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? यदि आपसे स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ स्थित है? तो देहरादून में हमारा स्थित है। क्या? भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बायो का। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? जो खट्टा स्वाद है वो हमें कैसे पता लगता है कि जीव, यानी कि खट्टा कोई चीज हम खा रहे हैं तो कैसे पता लग रही है कि वो खट्टी है? तो देखो, सबसे पहले हम आपको जिह्वा का चित्र बनाते हैं, जिससे हम सभी आपको डिटेल से पूरा बता देंगे। ध्यान से सुने। जो जीभ होती है उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, पीछे वाला जो पार्ट होता है, उसमें मुझे कड़वे का स्वाद पता चलता है। किसका स्वाद पता चलता है? कड़वे का। जो आगे वाला भाग होता है, अग्र भाग जिसे कहते हैं, वहां पर मुझे मीठे का स्वाद पता चलता है। किसका चलता है? मीठे का। जो इसके पार्श्व वाले भाग होते हैं, जो किनारे वाले भाग होते हैं, यहाँ पर मुझे खट्टे का पता लगता है। किसका पता लगता है? खट्टे का। बीच वाला जो अग्रभाग से छोटा पीछे उसका जो भाग होता है, ये वाला, इससे मुझे नमकीन का पता चलता है। किसका पता चलता है? नमकीन का, ठीक है। तो पीछे वाले भाग से कड़वे का, पार्श्व भाग से खट्टे का, आगे वाले भाग से मीठे का, उसके जस्ट पीछे वाले भाग से नमकीन का पता लगता है। किसका पता लगता है? नमकीन स्वाद का। तो ये चारों चीजें आप अच्छे से नोट कर ले। क्वेश्चन क्या पूछा गया? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? जो खट्टे स्वाद वाली कोशिकाएं होती है वो जिह्वा के किस भाग में होती है? तो वो पार्श्व भाग में होती है। तो यहाँ पर आंसर आप लिख दीजिएगा पार्श्व भाग। क्या लिख दीजिए? पार्श्व भाग, यानी कि जो किनारे वाले भाग होते हैं वहां पर मुझे खट्टे का स्वाद पता लगता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया पार्श्व भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स का। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो देखो, याद कर ले, धूप के जो चश्मे की क्षमता होती है वो आपकी 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? जो पावर, जो धूप के चश्मे होते हैं उसकी जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है, क्योंकि उनका काम होता है सिर्फ हमारी आंखों की सुरक्षा करना, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हमारी आंखों तक नहीं आने देना, ये इसका काम होता है। तो इनका कोई काम दूरी पढ़ने लिखने में इनका यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ ओनली सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है उनको रोकना होता है। तो इसलिए इनकी जो क्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो 0 डायोप्टर होती है। अब बात करते हैं, धूप के जो चश्मे होते हैं वो किस कांच से बने होते हैं? धूप के जो चश्मे होते हैं वो किस कांच से मिलकर बने होते हैं? तो वो उस कांच का नाम है कुक्रुस कांच। क्या है? कुक्रुस कांच। कुक्रुस कांच एक होता है, कांच का प्रकार है, उस कांच से धूप के चश्मे बने होते हैं। कुक्रुस कांच जो होता है उसी से किसके चश्मे बने होते हैं? जो चश्मा होता है उसका जो लेंस होता है वो किस कांच से बना होता है? तो कुक्रुस कांच से बना हुआ होता है। इसकी क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है, ठीक है। नोटबुक में नोट डाउन आपने कर लिया होगा, आशा करती हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? देखो, क्वेश्चन एक है लेकिन उसके साथ साथ आपको लगभग 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा फायदा कहाँ हो सकती है? इससे ज्यादा क्वेश्चन ये आपको कहाँ मिल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग सोचो कि अरे एक क्वेश्चन क्या, बहुत सरल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ एक ही क्वेश्चन मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा पढ़ाया जाए, और अच्छी अच्छी चीजें आपको बताई जाए, और एक क्वेश्चन के साथ लगभग आपको 3 क्वेश्चन बताए जाए, जिसकी
जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार बने रहना और नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना, ना बाद में कहो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो उस लाइकेन का नाम है रोसेला लाइकेन। क्या है? रोसेला। रोसेला नाम की एक लाइकेन होती है जिससे लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर जो होता है वो किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है यदि आपसे पूछा जाए तो रोसेला नाम की लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो लिटमस होता है वो किस रंग का होता है। लिटमस जो होता है वो किस रंग का होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जनरली। तो लिटमस जो होता है वो मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है। ठीक है, और लिटमस पेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लिटमस का तो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए इसमें किया जाता है। अम्ल और जो क्षार होते हैं, एसिड और जो बेस होता है, एसिड और जो बेस है हमारे, जो अम्ल और क्षार है, उनको पहचानने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? रोसेला लाइकेन से। और लिटमस का जो रंग होता है मूल रूप से वो कैसा होता है? तो वो बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जो इंसुलिन हार्मोन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिए उसमें जस्ता नाम की धातु पाई जाती है जिसे हम जिंक कहते हैं। क्या पाई जाती है? जस्ता यानी कि Zn नाम की धातु पाई जाती है। किसमें? इंसुलिन हार्मोन में। जो हमारे शरीर की जो अग्नाशय है, जो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत यानी लीवर है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे पूछी जाए तो वो आपकी अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है। क्या है? अग्नाशय। आपकी जो अग्नाशय होती है वो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा और गामा। ज्यादातर आपको 2 मिलती, अल्फा और बीटा। अल्फा कोशिकाएं जो होती है उनसे जो हार्मोन स्रावित होता है वो ग्लूकेगोन होता है। कौन सा होता है? ग्लूकेगोन। कौन सा होता है? ग्लूकेगोन। याद कर ले, यहाँ पर नोटबुक में नोट डाउन कर ले। ग्लूकेगोन जो हार्मोन होता है वो अग्नाशय की एल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है, जबकि बीटा कोशिकाएं जो होती है अग्नाशय में पाई जाने वाली उनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जिसमें हमारी जस्ता नाम की धातु पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट करना, जो भी बताए पॉइंट उनको अच्छे से लिखना। वीडियो थोड़ा रोक लिया करो और तब लिख लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन में Zn धातु पाई जाती है, यानी जिंक यानी जस्ता पाया जाता है, और इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो कितनी है, वेवलेंथ है वो कितनी होती है? तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है आपसे कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 3900 एगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एगस्ट्रॉम होती है। 39 से और फिर बीच 39 से लेकर 7600 एगस्ट्रॉम के बीच में उसकी तरंगदैर्घ्य होती है। किसकी? दृश्य स्पेक्ट्रम की। दृश्य स्पेक्ट्रम जो होती है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एगस्ट्रॉम से लेकर और 7600 एगस्ट्रॉम तक होती है। इस क्वेश्चन को नोट कर ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब बात करते हैं कि एगस्ट्रॉम कितने बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है, कभी कभार पूछ लिया जाए जैसे। तो एक एगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻⁻10 मीटर। एक एगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का कौन सा स्तर है? वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें रेडियो तरंगों का संचरण आसानी से हो सकता है? रेडियो तरंगे जो होती है, रेडियो से निकलने वाली जो तरंगे होती है, रेडियो में जो तरंगे पाई जाती है वो रेडियो तरंगे होती है, और उसके संचरण के लिए प्रयुक्त जो वायुमंडल का स्तर है वो कौन सा होता है? तो वायुमंडल की परतें आपको पता होगा, सबसे पहले क्षोमंडल, समता मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, महामंडल, इस प्रकार से ये परतें होती है। तो रेडियो तरंगे जो होती है उसके लिए कौन सा है सबसे अच्छा है परत? तो वो आपका है आयन मंडल। क्या होता है? आयन मंडल।
पृथ्वी से इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, वो भी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। आयन मंडल जो होता है उसकी पृथ्वी से यदि आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो 80 से लेकर लगभग 600 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। 80 से लेकर 600 किलोमीटर तक ऊपर, जो 80 से ऊपर जो मंडल होता है वो आपका आयन मंडल होता है, जिस पर रेडियो तरंगों का संचरण सबसे आसानी से हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, आयन मंडल। क्या है, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं। जो कार्बन होता है, जो सी होता है, C6 जिसे कहते हैं C612, उसका अपर रूप कौन कौन से और बाकी के रूप कौन कौन से एलोट्रॉप से, एलोट्रॉप से। तो देखो कार्बन के कई अपर रूप हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले हीरा, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, हीरा एक प्रकार का क्या है। तो हीरा एक प्रकार का आपका कार्बन होता है। तो ये कार्बन का एक अपर रूप है जो कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हीरा क्या है, तो हीरा एक प्रकार का कार्बन का रूप होता है, हीरा एक प्रकार का कार्बन है। दूसरा आपका होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। जो आपका ग्रेफाइट है वो भी एक प्रकार का कार्बन का प्रारूप है। तीसरा हमारा है चारकोल। चारकोल, ये तीनों ही आपके कार्बन के अपर रूप हैं। कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और चारकोल। ये तीनों ही किसके अपर रूप है, तो ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन स्टूडेंट्स हमारा देता है। हीरे की चमक का कारण है, हीरे की चमक का क्या कारण है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए सबसे पहले सबसे राइट आंसर कौन देता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी अच्छे से प्लीज बताना। कोई कमी हो तो उसे भी आप लिखा करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इससे कि आप मेरी कमी को निकालो और लिखो कमेंट बॉक्स में। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा हमसे, हम आपके लिए पूरा जी जान लगा देंगे, मेहनत करेंगे आपके लिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। कोई कमी हो तो उसे भी लिखिए। वीडियो अच्छी लगे, कैसे क्वेश्चन थे ये भी लिखो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो वीडियो के बारे में। जो भी आपको पसंद आए, जो सा क्वेश्चन पसंद आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमको बताया करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए लगातार इसी प्रकार से वीडियो लाते रहे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सर यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार से वीडियो लगातार मिलेंगी दो हमारे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।